सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हम सब 2 अक्टूबर से चर्चा प्रारंभ की थी हमने, और इस बात से शुरू की थी कि यदि हम स्व को जान जाते हैं तो अपरिमित खुशी मिलती है। स्व को कौन जान सकता है। फिर प्रमाण के बारे में बात की है, इस पे कभी अभी उतना विस्तार से डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन कभी हम बात करेंगे। और एक अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान, इस पर चर्चा की थी। अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष शब्द लिखता जब आप सुनो तो ऐसा लगता है इनडायरेक्ट, लेकिन अपरोक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, है ना। जब हम कहते हैं परोक्ष में क्या है, तो अपरोक्ष का मतलब होता है नॉट इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट। तो परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान जो है वही उस ईश्वर का हमें अपरोक्ष अनुभूति होती है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियों से ज्ञान होता है हमको। बहुत सारी चीजें हैं जिसका ज्ञान हमको इंद्रियों से नहीं होता, अपने आप होता है, उसमें इंद्रियों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है इस संदर्भ में वो है कि मैं हूं। यदि मैं बोलूं कि राहुल, आप सुन रहे हैं, आप हैं क्या इस मीटिंग में, तो राहुल बोलेगा जी मैं हूं। जब बोलता हूं मैं डॉक्टर धर्मेंद्र आप हैं, तो आप बोलेंगे हाँ मैं हूं। आपको इस जब मैं हूं बोलना होगा तो उस समय आप किसी भी प्रकार की आपको प्रमाण की जरूरत नहीं। आप अपने हाथ को छू के नहीं देखोगे ऐसा टच कर रहे हैं कि नहीं मैं हूं कि नहीं हूं। लाइट जला के नहीं देखोगे आप। किसी और से नहीं पूछोगे कि क्यों क्यों भाई मैं बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं मीटिंग में। आपको तुरंत बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी चीज के आप अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। ना उसमें आंख की जरूरत पड़ती, ना कान की, ना नाक की, ना स्पर्श की, और आप अपने आप को मानते हो। वो कहलाता है अपरोक्ष ज्ञान। तो अपरोक्ष अनुभूति होती है आपको अपने आप की। और प्रत्यक्ष तो बहुत सारी अनुभूतियां आपको अपरोक्ष होती हैं। उस अपरोक्ष अनुभूति को कैसे आप महसूस कर सकते हैं, ये एक डिस्कशन है। पूरा का पूरा शंकराचार्य की एक पुस्तक है अपरोक्ष अनुभूति। यदि जो हम लोगों का जो मिशन है, यदि ये चलता रहा और आप सबकी रुचि बनी रही, तो हम लोग लगातार इस तरीके के ग्रंथों पर चर्चा करते रहेंगे। फिर हमने पदार्थ, द्रव्य, गुण और लक्षण पढ़ा था। ये भारत की जो फिजिक्स थी कह सकते हैं, वैशेषिक दर्शन था। उसमें पदार्थ, द्रव्य, गुण और लक्षण, इन सब पर बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन है। इसको अपन ने हल्के से बात की थी। उपनिषद का अर्थ देखा था। पंचकोश एवं अहंकार, इस पर बात की थी। ये पंचकोश बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि ये पंचकोश जो है, यदि हम इसको समझ जाएं और हमको पंचकोश की का एक पूरा का पूरा हमारे मन में धारणा बन जाए और हम उसका विजुलाइज एंड रियलाइज कर ले हृदय में, तो बहुत सारी चीजें हम अपने आप को समझ सकते हैं। और जैसे ही हम किसी चीज को समझते हैं तो एक अलग किस्म की दिव्यता उत्पन्न होती है। तो पंचकोश को समझने से हम अपने मूल स्वरूप को समझ सकते हैं। दृग दृश्य विवेक की बात की थी हमने। और फिर हम लोगों ने बात की कि मैं के 2 रूप हैं। ये मैं के 2 रूप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको समझना बार बार जरूरी है। एक ये है मेरा अस्तित्व, जो शुद्ध अस्तित्व है मेरा, जो मेरी एग्जिस्टेंस है, जिसको जो हम आपसे पूछते हैं कि पांडे जी आप बैठे हैं क्या, सुधीर पांडे जी, वो कहते हैं हाँ मैं हूँ। ये जो मेरा जो अस्तित्व है वो बहुत प्योर है। और एक मेरी पहचान है। जब हम जो पहचान के रूप में जिसकी तरफ से मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, बताता हूँ लोगों को, जो मेरी पहचान है, जो एक तरीके का इम्प्रेशन है, वो है। तो ये 2 मैं हमारे साथ होते हैं। और हमारा दर्शन कहता है कि जो दूसरा वाला जो रेड कलर से दिख रहा है, मैं, मेरी छाया, मेरी पहचान, ये प्रॉब्लमेटिक है। इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। और ये खत्म होता भी है, इसी इसी पे विचार करना। इससे स्वतंत्र होना जरूरी है, इससे मुक्त होना जरूरी है। और मुक्त होना और खत्म होने में थोड़ा सा हम लोग अंतर महसूस करते हैं। तो ये मुक्त होना जरूरी है इससे। अब हम इसके बाद ये बात करने वाले हैं कि आखिर ये मैं क्या है। इस पे हम बात करना चाहते हैं हम आपके सबके साथ, ये मैं क्या है। तो कुछ चर्चा हम लोगों ने उस दिन की भी थी कि मैं क्या है। और मैं क्या हूँ, मैं क्या है, मैं कौन हूँ, इस तरीके का प्रश्न। इसमें हम आगे बढ़े थोड़ा सा। मैं एक बार फिर से किसी एक को चाहता हूँ कि कोई अपनी इसमें बात करे कि मैं क्या है हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ।
इस विषय पर कोई कुछ कह सकता है? और बिल्कुल उसका खुद का ओरिजिनल, जो उसको लग रहा हो, जिसमें उसको कहीं किसी पुस्तक का ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, साइंस की जरूरत नहीं, जो खुद उसको महसूस होता है। ही डज नॉट नीड एनी प्रूफ फॉर दैट, और वो लगता है कि हाँ ये सही है। उस तरीके से मैं क्या हूँ, पर यदि कोई कुछ कहना चाहता हो तो जी सर। शार्ट में हम एक दो लोगों को सुनेंगे। राहुल ने हाथ उठाया। राहुल, आप बोलना चाहेंगे? जी। जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है जैसे हर पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है जो नेचर ने दी हुई है उसे। जैसे फॉर एग्जांपल आग है, तो आग को नेचर ने दिया हुआ है कि वो गर्म करती है, रोशनी पैदा करती है, उजाला करती है। पानी है, पानी को नेचर ने प्रकृति है कि वो बहता है, ऊपर से नीचे जाता है, ऐसे। तो मुझे लगता है इसी प्रकार से हम, मैं भी इस प्रकार का मैटर हूँ, नेचर के द्वारा बनाया हुआ एक सब्सटेंस, या फिर बहुत सारे मैटर से मिलके बनाया हुआ एक मैटर हूँ, जिसमें ये इसी टाइप की प्रॉपर्टी है कि जो चीजों को कंसीव कर सकता है, जो सिग्नल से उनको रिसीव कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, इनपुट लेके उस रिगार्डिंग आउटपुट दे सकता है, मतलब चीजों को परसीव करने का, ठीक परसेप्शन है, देने ठीक का, है, ठीक है, ठीक है, ठीक इस है, टाइप ठीक है। से बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निशांत पांडे जी ने भी हाथ उठाया है। प्रणाम कर रहा हूँ सभी को। जी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबके अपने अपना मैं होता है, और उस मैं में ही आप कितने सही कितने गलत हैं, ये आपका खुद का मैं समझ सकता, बाकी और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, मतलब आपकी जो समझने का है, जो कैपेसिटी है, वो मैं है। बहुत जी। बढ़िया। श्रवण कुमार जी ने भी हाथ उठाया है। डॉक्टर श्रवण कुमार। हाँ, सादर प्रणाम सर आपको। आपका सवाल था कि मैं क्या है। हम्म। तो सर, जैसा कि मैं अपना अवलोकन किया कि मैं एक सजीव हूँ। हम्म। सजीव तब हूँ जब माने कि मेरे अंदर जान है, यानी जीवन है। और जी। जीवन के जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो जो भी सजीवों के लक्षण होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक परिवार में रह रहा हूँ। मैं, यानी कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया। उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, शिक्षा दिया, और आज मैं एज ए टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो इस समय तो मेरा दायित्व तो स्कूल में एज ए टीचर बच्चों को पढ़ाने का है। तो मैं सर एक सजीव के रूप में हम परिवेश में मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। तो वास्तव में मैं क्या है, तो जीव विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो मैं एक सजीव हूँ, उसमें भी मैं मानव हूँ। तो निश्चित तौर पे एक तो शरीर है, एक मन है। तो शारीरिक रूप से तो मैं अपने आप को जान रहा हूँ, लेकिन अंतरात्मा के रूप से अंदर क्या है, जैसे आपने कुछ, मैंने आपको सुना, कुछ अवलोकन किया, तो वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर मैं एक मानव हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार। कविता, आप बोलना चाहती हैं? कविता। जी सर। सर नमस्ते। नमस्कार। सर, सर जब से मैं ये सत्र में ज्वाइन करी हूँ और समझ रही हूँ, तो उसके बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं एक चेतना हूँ। मतलब इससे ज्यादा मुझे समझ में नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश करी, शरीर हूँ, आत्मा हूँ, कुछ कुछ, बट अभी फिलहाल इतना समझ पाई हूँ कि मैं एक चेतना हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। जी। जी। और डॉक्टर आर सी उपाध्याय। सर प्रणाम। जी। नमस्कार। सर मैंने मौन चिंतन भी इस पर किया था, और लगातार जो निश्चिंतन करने में मैं और मेरा, इनके बीच में थोड़ा सा एक अंतर्द्वंद सा पहले उभरा, लेकिन अंत में निष्कर्ष मेरा ये निकला कि जो मेरा है उन सब का संग्रह एक जो बनकर के होता है, वो कहीं मैं हूं या उसमें कहीं मैं हूं। लेकिन बहुत स्पष्ट मैं को देखना चाहे तो वो मुझे संभव अभी तक तो नहीं लगा। चलो, बस बहुत यही बढ़िया। समझ में आया कि मेरे का जो मेरा है उसका संकलन कहीं मैं हूं। बहुत अच्छी बात की आपने। इस पर हम लोगों ने पिछले बार बात की थी। जी जी और जब सर। बात की थी तो हमने इसको जब देखा कि मैं क्या था, तो हम लोगों ने इसको दो चीजों के रूप में देखा था। और अभी की इसको बोला, एक तो हमारा शरीर है जो फिजिकली दिखता है। जी जी। दूसरा हमें हमारा मन महसूस होता है। मन कहते हैं हम, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, द इनर इंस्ट्रूमेंट। एक हमें ऐसा लगता है कि शरीर के अलावा भी कुछ है। सब लोग महसूस करते हैं। ऐसा कोई है जो ये महसूस करता है कि शरीर के अलावा कुछ ना हो? नहीं, केवल शरीर है।
हम लोगों में से कोई भी यदि ऐसा व्यक्ति हो तो आई विल लाइक टू हियर हिम, जो महसूस करता हो कि मैं केवल शरीर हूँ, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा कोई हो तो मैं जरूर उसको सुनना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा अद्भुत विचार होगा वो यदि है किसी के पास। एनीवन, यदि कोई ऐसा महसूस करता हो, नहीं है, हो तो मैं जब भी बीच में बोल रहा हूँ आप बोलना शुरू कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आप केवल शरीर हैं। लेकिन जनरली हम लोग जो हैं यहाँ पर वो महसूस करते हैं कि शरीर के अलावा, क्या राहुल आप बोलना चाहते हैं कि आपको लगता है केवल शरीर है? डॉक्टर राहुल, आपने हाथ उठाया। सर मैं इसके बिल्कुल, प्लीज सॉरी इंटरप्ट सर, मेरा इसके जस्ट बिल्कुल उल्टा समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं कुछ अलग ही हूँ, शरीर कुछ अलग ही है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल तो उल्टा सभी सर। लोग महसूस कर रहे हैं। जी केवल सर। यदि कोई ऐसा महसूस करता हो कि मैं शरीर हूं, उसको सुनना चाह रहा था। आप तो इसी लाइन में सुन रहे हैं। तो हम जो शरीर है, उस शरीर का जब हम देखते हैं तो हम अपने शरीर का महसूस करते हैं, तो शरीर में प्राण है। फिर जो सप्त धातु हमने लिख दिया, इसलिए मैं इसको, ये हम सप्त धातु के रूप में महसूस नहीं करते, लेकिन हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है, हाथ पैर है वगैरह वगैरह, मांस है, मच्छी हड्डियां हैं, ये हम सब महसूस करते हैं। खून है हमारे शरीर में निकलता है, मांसपेशियां हैं हमारी, हड्डी में मैरो है वगैरह वगैरह, इस तरीके की वो 7 चीजें हैं, इसलिए हमने लिख दिया था। फिर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इस तरीके की हमको अपना शरीर का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने मिलता है। ये हम नाम हमने जो भाषा में उपयोग कर दिए, लेकिन ये सब हमको लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सप्त धातु थोड़ा सा जरूर है, इसको काउंट करना मुश्किल होता है, लेकिन आप देखेंगे तो ये सप्त धातु में मिल जाएगी कहीं ना कहीं बहुत इजीली। फिर ये जो मन है हमारा असली में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इसी मन को ही हम, ये अंतःकरण है। और ये अनुभव, जानकारी, मैं, मेरा नहीं, जो मैं है वो मेरा नहीं, मैं मतलब मैं और मेरा को मैं कहते हैं, और जो मेरा नहीं वो तू, जो मेरा नहीं वो तू, है ना। मैं और मेरा नहीं, दो हिस्से हो जाते हैं हर चीज के। तो जो चीज जिसको मैं अपनी मानता हूँ वो मैं हो जाती है, और जो मैं अपनी नहीं मानता हूँ वो नहीं होता। जैसे कि जब हम स्वयं की बात करते हैं, जब हम बहुत निकट केवल अपने आप को देखते हैं, तो मैं ही अपना, मेरा शरीर में हो जाता है। जब हम परिवार की बात करते हैं तो मेरा परिवार में होता है, और परिवार के बाहर के लोग दूसरे हो जाते हैं। जब मैं कुटुंब की बात करता हूँ तो मेरा कुटुंब मैं हो जाता हूँ, और बाकी लोग हमसे अलग हो जाते हैं। हमारा जो डिवीजन है कुटुंब के बाहर चला जाता है। कुटुंब के बाद हम समाज पे पहुंचते हैं, तो हम अपने समाज के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम जाति से जोड़ते हैं तो हम कहेंगे कि हम राजपूत हैं, या हम वैश्य समाज के हैं, या हम खंडेलवाल समाज के हैं, या हम जो भी अलग अलग समाज से जोड़ लेते हैं। फिर हम अपने क्षेत्र से जोड़ते हैं अपने आप को कि मैं जबलपुर का हूँ, मैं भोपाल का हूँ, मैं इंदौर का हूँ। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमें मध्य प्रदेश से जोड़ लेते हैं रीजनल, फिर मैं हिंदी भाषी हूँ वगैरह वगैरह। तो ये मैं और मेरा इस तरीके से बात बढ़ती है संदर्भ के हिसाब से। जब हम भाषा के संदर्भ में बात करेंगे तो मैं बोलूंगा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। जब मैं जाके बात करूंगा किसी दूसरे शहर में तो कहूंगा कि मैं भोपाल से आ रहा हूँ। यदि मैं किसी दूसरे प्रदेश में जाके बात करूंगा तो मैं बोलूंगा मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ। इस तरीके से ये मैं और मेरा बदलता जाता है। फिर हमारी परंपराएं भी हमको डिफाइन करती हैं, और हमारे सिद्धांत भी हमको डिफाइन करते हैं। हमारे दुख सुख भी हमको डिफाइन करते हैं कि मैं वो दुखी इंसान हूँ कि मैं सुखी इंसान हूँ वगैरह, इस तरीके से। मैं सफल हूँ असफल हूँ, ये भी मेरे मन में बना रहता है हमेशा। और मेरी पूर्ण और अपूर्ण इच्छाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मस्तिष्क, हमारा फीचर है हमारे होने का। तो ये एक तरीके का विवरण है जो हम आपसे डिस्क्रिप्टिवली बात कर रहे थे। लेकिन एक इसकी मैंने परिभाषा के रूप में, थोड़ी सी देर में आएगा अपने सामने। फिर एक और चीज देखा, जो इसको राहुल बोलना शुरू कर रहा था कि हमें लगता है कि मेरे पास क्या क्या है। तो मेरे पास एक जो मेरी मौलिक क्षमता है, उनमें एक क्षमता है अनुभव करने की। हम अनुभव कर सकते हैं, ये हमारे शरीर में से हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास अनुभव करने की क्षमता है। इस शरीर में स्मरण रखने की क्षमता है, जानने की क्षमता है हमारे पास, और कार्य करने की क्षमता है। इस तरीके से हमारे पास ये 4 क्षमताएं हैं। ये हमारी बॉडी की 4 क्षमताएं हैं, इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दीज आर द 4 कैपेसिटी। तो वो जो मैं शरीर देखा, शरीर के बाद मन देखा, और ये कैपेसिटी देखी, इन सब को यदि हम मिला के अपने अस्तित्व की चर्चा करें तो मुझे, और एक और चीज है, मेरे पास निर्णय लेने की भी क्षमता है। दीज 5 थिंग्स। और
इन सब के बाद जब हम आगे देखते हैं तो हमारी एक परिभाषा मैंने मैं की बताई। अब इसको पढ़िए आप, और ये आपके मनन का विषय है अगले सत्र तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरी क्षमताओं सहित मेरे अनुभवों की स्मृति हूं। मेरी स्मृति मेरे लाखों वर्षों की परंपराओं, धारणाओं, मान्यताओं, विचारों, सफलताओं, असफलताओं, पूर्ण अपूर्ण इच्छाओं, आशाओं, निराशाओं, भावनाओं, सुख दुख और नस्ली जाति डर भेदभाव संघर्ष आदि का संग्रह है। आप कल्पना कीजिए कि आप क्या हैं, आप इन सब का कंपाइलेशन है। मैं जो है आपका, इन सब का कंपाइलेशन है। तो लाखों साल की आपकी जो मेमोरी है वो आप हैं। मानव मानव के रूप में जो आपके पास इस शरीर में जो भी मेमोरी है, तो कुछ मेमोरी आपके पास आपके शरीर से आती है, शरीर की कोशिकाओं में, जिसमें आप आपका बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट के रूप में कुछ मेमोरी आती है, और कुछ चीजें आपको इस जन्म में आप सीखते हैं। और इतनी सारी किस्म की चीजें, आप इससे भिन्न अपने आप को बता दीजिए। मैं आपको आपको गुस्सा कब आता है? जब आपकी इनमें से किसी बात का उल्लंघन होता है, आपकी किसी परंपरा का उल्लंघन हो जाए, आपकी किसी धारणा की का डिसरिस्पेक्ट हो जाए, आपने जो मान रखा है उसको कोई विरोध कर दे। इन इस तरीके की जो चीजें हमने इसमें लिखी हैं, इनके अलावा आप जब दुखी या सुखी कैसे होते हैं, आपकी भावनाएं इनके अलावा कैसे बहकती हैं, आप जो मैंने लिखा है इनके अलावा आप कोई कारण बता दें तो आपको लगेगा कि ये आप उससे भिन्न है या ये है। ये जो मैं है आपका, ये जो मेरी जो पहचान वाला मैं है, जिसके से मैं हमेशा डील करता हूँ समाज से, वो मैं की परिभाषा, ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से मैंने अपने 7 साल के अनुभवों में ये परिभाषा गढ़ी है। इस परिभाषा ये मैं इस परिभाषा को जीता हूँ, और जैसा मेरा अनुभव है वैसे ही आपका अनुभव होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और चूंकि मैं मेरी धारणाओं का प्रतीक हूं, तो आपकी धारणाओं के प्रतीक हैं। और यदि इसको एक शब्द में बोलूं तो मैं मेरी संकलित जानकारी हूं। यदि हम एक शब्द में बोलना चाहें इस पूरे को, तो मैं एक जानकारी का पुंज हूं। जितनी जानकारी मैंने इस शरीर में, इस मस्तिष्क में संकलित की है, वो मैं हूं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अब ये जो मेरा मन है, ये जो मैं है, जो मेरा मन है, जो मैं है, ये शरीर के अंदर है कि शरीर के बाहर है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग सिचुएशन है, कभी हम बात करेंगे। जब हमने पंच कोश की बात की थी, तो एक शरीर में हमने शरीर से शुरू करते थे और दूसरी तरफ हम मन से शुरू करते थे। तो हम शरीर के अंदर सब हैं या शरीर के ऊपर सब है ये? तो मुझे लगता है, जो मेरी फीलिंग है, कि मैं मेरा शरीर है क्योंकि मैं जानता हूँ। शरीर में जानकारी नहीं, जानकारी के कारण में ये मेरा शरीर माना जाता है। अदरवाइज तो बहुत सारे शरीर पड़े हुए हैं दुनिया में। ये शरीर मेरा है क्योंकि मैं इसको अपना शरीर मानता हूँ। इस तरीके से जो शरीर है वो भी मैं से उत्पन्न हुआ, और फैक्चुअल में भी। अभी हम आपसे आज के सत्र में आगे बात होगी इस विषय में। अब ये सुनना क्या है, इस पर आपसे हमारी बात हुई थी, और सुनना के संदर्भ में हमने आपसे कल लास्ट सेशन में चर्चा की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम अभी बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम वक्तव्य पिछली बार बहुत सारा दे चुके थे, आप लोगों ने भी दिया था। अब मैं एक स्टेटमेंट के रूप में आपको बता रहा हूं कि ये सुनना क्या है आखिर। सुनना और संवाद का एक स्टेटमेंट के रूप में मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सुनने का आशय है जब दो व्यक्ति किसी समस्या पर एक साथ समान गंभीरता से विचार कर रहे हैं। वार्ता के दौरान श्रोता का पूरा ध्यान वक्ता के कथन पर, समस्या के निराकरण के लिए वक्ता के साथ है, ना कि उत्तर देने के लिए या कथन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए। यही स्थिति तब बनती है जब श्रोता कथन करता है, तब संवाद होता है। दूसरे शब्दों में, जब वक्ता और श्रोता दोनों का मैं, आई सेंस जो है मध्य में नहीं आता है, तब सुनना होता है। तब हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। और ये सुनने की जो प्रक्रिया है, ये सामान्यतः जब एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से सीख रहा होता है, शिक्षक उसको कुछ बताते हैं तो वो प्रश्न जरूर करता है, मगर वो प्रश्न शिक्षक के स्टेटमेंट को चैलेंज करने के लिए नहीं होता उस समय, वो प्रश्न उसका
उसका प्रश्न होता है उस चीज को समझने के लिए। तो जब हम किसी समस्या में रहते हैं सीरियसली, तब हम दोनों संवाद कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई बीमार हो गया, तो आपस में गंभीर बीमार है तो जल्दी से घर के लोग आपस में डिस्कशन करके हॉस्पिटल ले जाएंगे। मगर यदि आपके पास गंभीरता नहीं है उस विषय पर, तो आप एक दूसरे की से बात ही करते रहेंगे और कहीं कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन यदि कोई गंभीर रूप से बीमार है, तो आप उसको तुरंत सॉल्यूशन ढूंढ के एक किसी अच्छे अस्पताल में अपनी क्षमता के हिसाब से ले जाएंगे। तो ये सुनना और संवाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। तो क्राइसिस में ये बहुत अच्छे से हो जाता है ऑटोमेटिक। तब फिर आपके साथ आपकी कोई विचारधारा बीच में नहीं आती। और ये इसको बहुत अच्छे से महसूस किया हम लोगों ने कोरोना काल में। जितनी आपकी विचारधाराएं थी, सामाजिकता की जितनी विचारधाराएं थी, सब टूट गई थी। पिता की अर्थी को पुत्र कंधा लगाने तैयार नहीं था, तब उसको लग नहीं रहा था कि पाप हो जाएगा, और उसने बिल्कुल जाने दिया था। कई लोगों ने, बिल्कुल धर्मार्थी और लोगों ने अर्थियों को जलाया है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आए हैं। तो उस समय आप अपनी किसी धारणा की नहीं, आप सत्य और मौके के हिसाब से बात कर रहे थे। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना कैसे होता है जब आप अपनी धारणाओं से मुक्त होकर सामने वाले को सुनते हो। ये दूसरा आज आपके समक्ष विचार के लिए मुद्दा है। अभी कोई एक व्यक्ति इस पे कुछ कहना चाहता हो तो मैं सुनना चाहूंगा कि कोई एक व्यक्ति हमको, जो मैंने अभी जितनी बात कही पिछले सत्र में कही थी, आज ये लिख के बताई आपके सामने। तो सुनना और संवाद ये एक बहुत ही चमत्कार है। सुनना, यदि आप सुनते हैं तभी परिवर्तन होता है। सामान्यतः हम जवाब देने के लिए बात करते हैं। फिर उपाध्याय जी, बहुत अच्छा, आप शिक्षा विभाग से हैं तो आपके पास बहुत सारा चिंतन रहता है। बोले उपाध्याय जी, डॉक्टर उपाध्याय। सर जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। जहां तक पिछली बार भी चर्चा हुई थी, तब भी मैंने कुछ चिंतन किया था इस पर, और अभी जैसे ही आपने कहा तो मुझे वो सारी चीजें याद आ गई। तो मैं अभी तक ये समझ पा रहा हूं कि हम अपने श्रवण यंत्र या कान के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उस पर अगर प्रतिक्रिया देते हैं तो वो सुनना है। इस पर थोड़ा सा आपकी भी राय चाहूंगा। वैसे तो मेरी मैंने उसके बिल्कुल उससे बिल्कुल उल्टा लिखा है कि जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो सुनना नहीं है, तब आप अपनी बात कर रहे होते हैं और सामने वाले की नहीं सुन रहे होते हैं। हाँ हाँ। जब आप उसकी बात को सुन के उसकी समस्या को समझते हैं और फिर उसके रिजोल्यूशन के लिए काम करते हैं, तब सुनना होता है। तो सर वो प्रतिक्रिया नहीं है। वो प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया तो आप रिस्पॉन्ड करते हो कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं है ये। वो तो नहीं नहीं, एक्शन जैसे, है। नहीं सर, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा। जैसे किसी ने कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल ले चलो, और मैं उसको जो है तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए तत्पर हो जाता हूं, तो इसको प्रतिक्रिया कहेंगे नहीं कहेंगे? ये तो प्रतिक्रिया, तो एक्शन हो गया। अब प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया तब हुई एक्चुअली, जब उसने असल में प्रतिक्रिया। मैं इसी को सर प्रतिक्रिया कह रहा हूँ, मतलब चलिए या ठीक है, मैं यदि कहूँ आप कि हमारे। यदि यदि प्रतिक्रिया का आपका ये आशय है तब तो ठीक है। अन्यथा जैसे आपकी और हमारी बात चल रही है ना। हाँ मैं हाँ। बोल रहा हूँ कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर की ओर जा रही है। जी आपने जी। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, बताइए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम इस तरीके से बात करते हैं नहीं, तब। सर मेरा प्रतिक्रिया से आशय रिस्पॉन्स से है, या ये कहूँ कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स से है। हाँ, पॉजिटिव। जब आप एक्शन करते हैं, समस्या के निराकरण की ओर आगे बढ़ते हैं, तो सुनना होता है। सही बोल रहे हैं। सर ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। तो ये इस पर जरूर विचार करें, सुनना क्या है। और जब हम सुनते हैं तभी बदलते हैं। यदि हम अपने विचारधारा, जब हम उसको अंदर आने देंगे तभी हम चेंज हो सकते हैं, तभी हम चीज को समझ सकते हैं। यदि हमने अपनी बात पे अड़े रहना है तो फिर सुनना नहीं होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये खुला या निर्मल मन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी पिछली बार अपनी बात हो गई थी, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर से कुछ बोलना चाहता हूँ कि खुला मन या निर्मल मन क्या है। ये हमारा विषय है। तो मल असली में, जब आप इसको विचार करें कि हम निर्मल मन से बात करें, ये दर्शन में बहुत ज्यादा आता है कि यदि आपका मन निर्मल हो गया तो संवाद और ईश्वर से संपर्क बन जाता है आपका। जैसे मीरा का था, जिसमें कोई नहीं, सब ईश्वर को समर्पित कर दिया। ईश्वर और हमारे बीच में कुछ नहीं है, मतलब कोई विचार नहीं है हमारे और उसके बीच में। ओपननेस, खुलापन। और खुलापन हमको जीवन में न केवल
मन में लगता है, भौतिक स्तर पे भी खुलेपन की आवश्यकता है। खुलापन आपको एक बेहतर एहसास देता है। यदि आप एक बड़ी सी खुली जगह पर है, मैदान में है, नदी के किनारे बैठे हैं, समुद्र के सामने बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यदि इसमें से आप में से किसी का अनुभव हो, जब आप कभी सी शोर पर गए हो और एक तरफ चारों तरफ समुद्र की ओर देख रहे हो, जहां बिल्कुल खाली हो, उस समय आपका मन को बहुत शांति मिलती है। तो फिजिकल स्पेस से भी शांति मिलती है। तो मन में भी आपके जो विचार हैं, यदि आप उससे कुंठित नहीं है, उनसे जकड़े हुए नहीं है, विचार बाजू में पड़े और आपके मन विचारों से फ्री है, तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। ये दो चीजों को आप महसूस करिएगा, तो खुला मन और निर्मल मन, विचारों से इंडिपेंडेंस, मुक्तता, फ्रीडम। आप शायद विचार से आप जुड़े नहीं हैं। विचार से जुड़े नहीं का मतलब है कि सुबह चाय पीना है, कंपलसरी नहीं है आपके लिए। यदि आप उससे जुड़ गए और आपको चाय पीना, बिना चाय पिए आपको काम नहीं चल रहा, तो फिर आपका मन में विचार है। फ्रीडम फ्रॉम एवरी थॉट, नथिंग इज कंपलसरी फॉर यू। तब नवकांत जी ने हाथ उठाया, बोलना चाहते हैं खुला मन निर्मल मन पर। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ, जी हाँ। सर, इसमें मेरा थोड़ा सा ये पूछना है कि मन में और चित्त में क्या अंतर होता है? मन और आप सुन चित्त पा में रहे क्या है, जब हमने आपसे शुरू में बात की थी, जो हमारे अनुभव करने की जो इंस्ट्रूमेंट है वो चित्त है। जो हमारा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है मन का, जो आपके अनुभव करने में मदद करता है, वह द कैपेसिटी टू फील, जिससे आप फील करते हैं, जो आपको। मन क्या रहता, फिर मन क्या हुआ? और उससे, उसके बाद एक जो, इसके संदर्भ में कभी हम जो अंतःकरण पर एक डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैं चर्चा में अपनी बात निकल चुकी कि आपके पास जो एक स्मृति इकट्ठी होती है, आपके पास याद रखने की क्षमता है। तो बहुत सारी जो आप जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं, जब आपके पास धीरे धीरे, जैसे जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे पर समझने की क्षमता नहीं होती। उसमें बच्चा पैदा होता है, वो समझता नहीं है कुछ चीजों को। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स हैं हमारे इसमें सत्र में, और इसके पहले भी कई बार बात हो चुकी है, जिस समय बच्चा पैदा होता है उसको भूख का भी एहसास नहीं होता, भूख भी नहीं समझता कि भूखा है वो, या उसको सू करना है ये भी नहीं समझता वो। मतलब ना तो उसको उत्सर्जन का ज्ञान होता है, ना ग्रहण करने की होता है। उसको मदर और डॉक्टर्स जो उसके आसपास रहते हैं, वो उसको उसकी आवश्यकताओं का आकलन करके उसको मदद करते हैं, फिर धीरे धीरे वो समझता है। तो ये धीरे 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 करके जो आपके पास ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारी जो स्मृतियां जो बन जाती हैं, उस स्मृति के आधार पर आपके, आप में बुद्धि उत्पन्न होती है, आप में निर्णय करने की, संकल्प लेने की क्षमता होती है, संकल्प करने की क्षमता होती है। जो संकल्प करने की क्षमता जो हमारी पैदा होती है, उसको हम मन कहते हैं। संकल्प विकल्प प्रस्तुत करने की जो क्षमता हाँ, है, वो मन कहलाता है। बहुत बहुत अच्छा सर आपने बताया कि मन का जो काम है वो संकल्प विकल्प करने का है, और चित्त का काम होता है वो स्मृतियों को इकट्ठा करने का है, जो मेरे समझता हूँ। और वही वही मैंने बोला। और तो जी। संकल्प विकल्प जो प्रस्तुत करता है, उस जो हमारी संकल्प विकल्प प्रस्तुत करने की जो कैपेसिटी है, वो मन कहलाती है। फंक्शन है हाँ, एक, असली में कोई इंस्ट्रूमेंट। वन फंक्शन ऑफ योर माइंड इज संकल्प विकल्प करना। दूसरा संकल्प है इंटेलिजेंस, मतलब चीज को पहचानना, वो बुद्धि कहलाती है। मन और अपने। जी। स्मृति से पैदा होती है, मतलब संकल्प विकल्प करना और चीजों को पहचानना, सही गलत है कि नहीं मैंने भी अभी तक जो थोड़ा सा विचार से समझा है, पहचानना, फिर संकल्प विकल्प मन करना, फिर इनिशियल निर्णय। स्टेज पे इनिशियल स्टेज पे मन है ना संकल्प विकल्प करता है, और संकल्प विकल्प वो बुद्धि को देता है, मन ट्रांसफर करता है बुद्धि को। बुद्धि फिर विवेक से निर्णय लेती है कि इस पे क्या करना है, संकल्प विकल्प करना है, आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। ये अपनी स्मृतियों के आधार पर वो फिर चित्त उसका एक्टिवेट हो जाता है। वो चित्त उसको अपनी स्मृतियों के आधार पर, अनुभव के आधार पर, बुद्धि से, बुद्धि चित्त से फिर मेल मिलाप करके उस पर निर्णय लेती है कि इस काम को किस प्रकार करना है या नहीं पीछे हटना है। शर्मा ये जी, काम फिर बहुत बुद्धि अच्छी बात करेगी। कह रहे हैं आप। ये इस तरीके का बहुत सारा लिखा पढ़ा अपने सामने उपलब्ध है। इसको हम्म। कभी जब आप निर्णय करते हैं, जब कुछ करते हैं, तो इसको आपने कौन सी चीज किस क्रम में उत्पन्न होती है, इसको कभी आप महसूस करिएगा। सभी लोग महसूस करने की कोशिश करें, और आप भी महसूस करिए। ये किसी ने बताया है, लेकिन जो हमारे पास
हम कैसे महसूस करते हैं उसको देखने की कोशिश करिए। ये जो वही आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ये तो एक पूरा का पूरा विश्लेषण है, और साइकोलॉजी वाले भी बहुत सारा विश्लेषण करते हैं वाकई भी, लेकिन फैक्ट ये है कि आप उसको कैसे देखते हैं। आपको समझ में आता है कि एक बुद्धि है जिसने आके डिसाइड किया, फिर एक मन है जिसने आके निर्णय किया। आपका तो घटना होने के तुरंत एक इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सब कुछ हो जाता है। तो किस क्रम में क्या होता है और किस तरीके से वो प्रोसेसिंग होती है, वो थोड़ी सी कठिन बात है समझना उसको। लेकिन ये तीन चार फंक्शन है आपके। एक फंक्शन है निर्णय संकल्प विकल्प करने का, दूसरा फंक्शन है आपका चीजों को समझने का। बिना चीजों को समझे संकल्प विकल्प हो जाएगा कि समझने के बाद संकल्प विकल्प होगा। ये आप सोचिए, आपको चीज मालूम ही नहीं, आप पहचाने ही नहीं, तो संकल्प विकल्प कहाँ से हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले आपका जैसे ही संपर्क होता है तो आपकी जो बुद्धि है वो उसको चेक करके बताती है कि ये चीज है। फिर आपके मस्तिष्क में वो स्मृति से मेल होता है, फिर आप उसको, आपका मन उसको बोलता है ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये लंबी प्रोसेस है, ऊपर नीचे दो तीन बार होता है, चलता है। तो खैर चलिए, तो मन में यदि आपका जो मन है जो कि आपकी जानकारियों से उत्पन्न होता है, जो आपके पास जानकारियां हैं, मतलब ये मेरी व्यक्तिगत फीलिंग है, इसको मैं कहीं और से, जो आपके पास संकलित जानकारी है, आपके पास आपकी जानकारी है, जो आपके अनुभव है, उसके आधार पर आप किसी वस्तु को पहचानते हैं, उसी के आधार पर आप निर्णय करते हैं। आपकी संकलित जानकारी और जानकारी का एक, कभी हम जानकारी पे चर्चा करेंगे, तो जानकारी का एक गुण है कि वो जानकारी अपने साथ एक अटैचमेंट पैदा करती है कि ये मेरी जानकारी है, और जो मेरी जानकारी है वही सही जानकारी है। इस तरीके का एक डिस्कशन अपन कभी बाद में करेंगे। लेकिन मन का मतलब होता है विचार, मल का मतलब होता है विचार। यदि आप विचारों से मुक्त हैं तो आप निर्मल हैं। यदि आप विचारों से बंधे हुए हैं तो आप निर्मल नहीं है। खुला मन है मतलब यदि आपके मनों में, मन में जो आपकी स्मृति में विचारों से बंधन नहीं हुआ, आपके स्वरूप में जो मैं कहते हैं उसमें ये बंधन पैदा नहीं हुए, इसको आप विचार करें तो, और इस पर चिंतन करें, आप अपने निर्णय करें, आप अपना धारणा बनाएं। मुझे इससे कुछ नहीं कहना, मैं तो केवल इन शब्दों को आपकी ओर ध्यान में लाना चाह रहा था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कि डर क्या है, इच्छा क्या है, सुख क्या है, और दुख क्या है। ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डर, इच्छा, सुख और दुख। साइकोलॉजी के लोग हैं हमारे पास यहाँ, कुमुदनी मैडम है, यदि वो हमको डर क्या है पर कुछ बोलना चाहें तो हम उनको सुनना चाहेंगे पहले। कुमुदनी शर्मा जी, आप बोल पाएंगे क्या? हैं? दिख रही हैं किसी को? कुमुदनी शर्मा जी हैं क्या? बीच में दिखी थी मुझे कुमुदनी शर्मा जी। नहीं बोलना चाहती। देखिए, आपके मन में इच्छा कैसे पैदा होती, जिस चीज को आपने कभी देखा ना हो, जो चीज आपकी कभी जानकारी में ना आई हो, उसकी इच्छा हो सकती है क्या आपको? जिस चीज को आप कभी जानते ही ना हो, ऐसी कोई इच्छा हो सकती है आपको क्या? कोई मुझे बताएगा कि कभी ऐसी इच्छा करके बताए कोई जिसको वो जानता नहीं हो, ऐसी हो सकती है क्या? एनीवन? कविता आप बोलना चाहेंगे या कोई और बोलना चाहेगा कोई? सर, जिस चीज को हम नहीं जानते हैं या कभी हमने उसकी कल्पना भी नहीं की है तो उसके लिए कभी इच्छा नहीं होती है। कल्पना भी बिना जाने हो सकती है क्या? सर, नहीं जाने तो नहीं हो सकती इच्छा, अगर जानते हैं तो ही इच्छा होगी। हाँ, मतलब ये जो इच्छा है वो जानकारी है आपकी। हाँ सर। बेसिकली जो इच्छा है वह जानकारी है, बिना जी। जानकारी की इच्छा नहीं हो सकती। अब आपने देखा, हम उसको उदाहरण बताते हैं कैसे, कि आपका, आप सड़क से जा रहे थे, आपने एक कार देखी, आपने कार देखी, और कार देखने के बाद आपको समझ में आया कि इसमें कार से बैठने पर हम ऐसा ऐसा काम जल्दी हो सकता है, इसमें ये सुविधा है। ठीक है? जी। तो आपके मन में होगा कि ये कार मेरे पास आ जाए, और आपने यदि जल्दी में इस कार को देख लिया और चले गए, तो ये मन में आपका हमेशा इसका एक तरीके का उत्पीड़न आपका मन को होता रहेगा कि ये कार मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इच्छा, इच्छा बहुत सिंपल शब्दों में जो आपको बहुत सारे तरीके से बताएंगे, जो मैंने महसूस की है इच्छा की परिभाषा, मेरे लिए इच्छा का मतलब है जानकारी।
और जानकारी का मतलब होता है पास्ट। जानकारी का मतलब होता है पास्ट, भूतकाल, भले वो एक क्षण पुराना हो। कोई भी जानकारी, जानकारी की जो परिभाषा है मेरे हिसाब से, हम लोगों ने पहले जिसने भी हमसे संपर्क, हमारे चर्चा में कभी भाग लिया, तो जानकारी का मतलब होता है जब आपका किसी वस्तु से आपकी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है, एक अनुभव होता है, और उस अनुभव की एक छाप आपके मस्तिष्क में बन जाती है, एक याद आपके मस्तिष्क में बन जाती है अनुभव की, अच्छा या बुरा अनुभव। तो वो, और उसकी जब बार बार होती है तो उसके आधार पर जानकारी बन जाती है। फिर आप निर्णय कर लेते हुए अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा। तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसकी आप इच्छा करने लगते हैं, जो आपको बुरा लग रहा है उससे आप डरने लगते हैं कि ये ना हो जाए। जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप प्राप्त करने की चाहत हो जाती है, आप चाहते हैं कि वो मिल जाए, इसलिए वो इच्छा बन जाती है। जो आपको बुरा लग रहा है वो ना हो, भविष्य में वो डर बन जाता है। दोनों पास्ट हैं, भूतकाल ही है, भूतकाल ही प्रोजेक्ट होता है इच्छा के रूप में, भूतकाल ही प्रोजेक्ट होता है डर के रूप में। और सुख क्या है, सुख और दुख क्या है, इस संदर्भ में भी इनको मैं जो अपनी छोटी सी बात करूंगा, फिर आपको इसको अपने ढंग से विचार करना होगा बाद में। जो भी आपका अनुभव, अच्छा अनुभव हुआ है, उस अनुभव को दोबारा प्राप्त करने की इच्छा होना। एक तो अनुभव निकल गया, आपने कोई चीज हुई, आपने आइसक्रीम खाई, आपको अच्छी लगी, अब आपके मन में दोबारा उसको खाने की इच्छा है, उसको बोलते हैं सुख। जब आप खा रहे थे तब आपको कुछ नहीं मालूम था क्या, जैसे ही खा लिया, खाने के बाद जब आपकी वो खत्म हो गई तो क्या सब मजा आ गया। खाते समय आपको कुछ नहीं महसूस होता, जब खाना समाप्त हो जाता है तब आपको लगता है अरे यार बड़ी मजा आ गई, पूरा मन नहीं हुआ, क्योंकि आप खाते समय दूसरा काम भी कर रहे थे। यदि आप दिल लगा के खा लो तो हो सकता है एक ही कुल्फी में आपका मन भर जाएगा। तो सुख जो आपको पॉजिटिव महसूस होता है इस शरीर में, उसको आप सुख कहते हैं। और वो जब तक चलता रहता तब तक अच्छा लग रहा, खत्म हो गया तो समाप्त हो गया। तो दुख भी उसका उल्टा है बिल्कुल सुख का, जो आपको दर्द कह रहा था। जो आपकी जो बॉडी है, बॉडी के पास दो अनुभव हैं। बॉडी दो किस्म के अनुभव महसूस करती, एक वो करती है मजे का अनुभव, और एक दूसरा अनुभव करती है दर्द का। वैसे दर्द का उल्टे का जो अनुभव है वो बहुत कठिन सा अनुभव है, उसकी मतलब वो सीधा सीधा नहीं। दर्द का अनुभव है कि जब आपको सुई चुभ हुई गई, तो सुई चुभ होते समय जो दर्द होता है, दर्द का अनुभव आप जानते हैं, शरीर जब अनकंफर्टेबल होता है। सुख का अनुभव जो असली में है, हमारे जो पांच कर्म इंद्रियां हैं उसमें जो जनन इंद्रियां हैं, उनसे होने वाले अनुभव को सुख कहा गया है। उसमें सुख का अनुभव, इसको उनको बोलते हैं आर्गन ऑफ प्लेजर, आनंद के अंग बोलते हैं उसको, आनंद भी बोलते हैं। और वो सबसे महत्वपूर्ण किस्म की फीलिंग है, हर व्यक्ति को उसमें मजा आता है, ऐसा महसूस किया हर प्राणी को, ये लोगों का ऑब्जर्वेशन है। और तृप्ति, भूख, जब आपकी भूख पूरी होती तब भी आपको, मतलब भोजन जब आप करते हैं वो फिजिकल है, तो भोजन जब आप करते हैं तो भोजन कर लेने के बाद जो आप महसूस करते हैं वो भी सुख है, तृप्ति। और उसकी बार बार इच्छा होना प्लेजर कहलाता है, सुख कहलाता है। और हैप्पीनेस इन दोनों से सबके आगे है, उस पर कभी अलग बात करेंगे। ये चार चीजें हमने आपसे बोली, डर क्या है, इच्छा क्या है, सुख क्या है, और दुख क्या है। और ये सब मेरे हिसाब से आपके जानकारी की प्रोडक्ट हैं। ये जैसी आपके पास जानकारी संकलित है, जो आपको मैंने आपका मैं का स्वरूप बताया था कि मैं मेरी जानकारी का संकलन हूं, मैं मेरे अनुभवों का संकलन हूं, मैं मेरे अनुभवों की स्मृति का संकलन हूं, वही आपको ये चारों पांचों चीजें पैदा करता है। और यदि आप अपने इस अनुभवों से मुक्त हो जाते हैं तो आप डर, इच्छा, सुख और दुख से मुक्त हो सकते हैं। अभी कैसे होगा इस पे बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये बिल्कुल शुद्ध व्यक्तिगत किस्म की मेरी बात है। इसमें मैं आपको, इसमें किसी प्रकार के कोई धर्म ग्रंथ या किसी दूसरी चीज से नहीं, ये मेरा 7 साल के चिंतन का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको कैसा लगता है, आप अपने ढंग से सोचिए इन प्रश्नों पर कि डर क्या है, इच्छा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। कभी इस विषय पे और बात करेंगे। नवकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर इसमें ये डर है, इच्छा है, सुख है और दुख है, ये मैं समझता हूँ ये आत्मा के गुण हैं। और ये अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, जो आप अभी आपने अच्छा कहा कि ये पूर्व अनुभव की स्मृतियां हैं, और स्मृतियों से ही ये
प्रकट होते हैं। तो यह यही बात सिद्ध करती है, जो मैं अनुभव की करा है, कि यही बात सिद्ध करती है कि हमारी आत्मा को पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि हम इस जीवन में तो हम मरे नहीं है, इस जीवन में तो हमारी मृत्यु हुई नहीं है। तो हमारे पूर्व, चूंकि आत्मा अनंत है, अनंत शरीरों को उसने धारण किया है, इसका मतलब पूर्व के जन्म में हमारी आत्मा का, हमारे शरीर का की मृत्यु हुई है। वो अनुभव हमारा एकत्रित हुआ, इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं। हमने जबकि पहली इस जीवन में हमने कोई अनुभव मृत्यु का ज्ञान नहीं किया है, लेकिन हमको मृत्यु से भय लगता है। चाहे हमको सांप काटे, हमको मालूम है हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम ट्रेन के आगे आ जाएंगे या गाड़ी के आगे आ जाएंगे, तो हमको मृत्यु हो जाएगी। ये हमारा जबकि पहला अनुभव होता है, मतलब इस जीवन में तो हमारा कोई अनुभव ही नहीं होता है। यह बात सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म होता है, वो ठीक आत्मा है, शरीर अभी को धारण बिल्कुल करती है। सही आप जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन जी अभी अपना चर्चा पुनर्जन्म पे नहीं हो रही डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, मैं और उसी बात पे आ रहा हूँ, द्वेष अभी अभी दुख पे, हमारी जो सुख पे। चर्चा हो रही, डर क्या है, और हाँ, निश्चित तौर पर ये चर्चा डर चलते डर चलते डर से समय, ये कह रहा हूँ। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप, सच बोल रहे हैं। मुझे जी उसमें कुछ अभी कुछ नहीं कहना, सारे लोग इस पे सोचे कि पुनर्जन्म की किस तरीके से कल्पना होती है, और आत्मा क्या हो। इनफैक्ट असली में जब हम आत्मा परमात्मा पे बात करना शुरू करते हैं, तो फैक्ट ये है कि हम आत्मा को जानते ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है, किसी ने आज तक आत्मा को जाना नहीं है। आत्मा एक विशिष्ट किस्म का नहीं कॉन्सेप्ट है। नहीं जी, ये बात हम तो ये स्टेटमेंट कैसे कह सकते हैं अब सर, आप, कि अब इस आत्मा पे किसी ने कभी नहीं जाना आप, है। यदि आपको महसूस हमने हुआ नहीं हो। जाना है, हाँ, हमने नहीं जाना है, किसी ने तो जाना होगा। नहीं, मुझे तो आज तक नहीं मिला व्यक्ति ऐसा क्योंकि अभी तक। शब्द नहीं, शब्द प्रमाण तो ऐसा है ना, शब्द प्रमाण तो ये कहते हैं कि किसी ने जाना मुझे है, ऋषियों ने मुझे मुनियों ने कोई जाना अभी है। तक शर्मा जी, मैं आपकी बातों को चैलेंज नहीं कर रहा, आपने माना होगा, मैं मान सकता हूँ, आप जानते हैं आत्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जानते हैं। बहुत ही सिंपल बात है कि हम यहाँ वही बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं। आप भी वही बात को महसूस कर पाएंगे जो आप जानते हैं। आत्मा है कि नहीं है, आत्मा कैसे होती है, इस विषय पर जब जिस दिन आप आत्मा का अनुभव कर लेंगे, उसी दिन आप उस पर ठीक से बोल पाएंगे। हम जिस दिन आत्मा का अनुभव कर लेंगे, सुना तो बहुत सारी हमने भी चीजें हैं, आपने भी है, लिखी हैं, पढ़ी हैं, गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा अमर रहती है, मरती नहीं है, तो फिर क्यों डरते हैं हम मरने से? यदि आपको वो शब्द प्रमाण पर इतना विश्वास है, तो हम गीता में सब लिखा होने के बाद, हमारे ईश्वर की वाणी होने के बाद भी हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब उसने लिख दिया कि आप मरते नहीं हैं, तो क्यों नहीं मान लेते उस बात को? इशू बहुत सिंपल है कि हम सब इस बात को महसूस करें कि ये आत्मा क्या है। और निश्चित तौर पर हम, जब हमारा चर्चा का विषय आएगा कि मृत्यु क्या है, उस पर भी बात करेंगे हम। थोड़ा सा और समय निकलने दीजिए, आई विल टॉक अबाउट डेथ आल्सो, कि डेथ है क्या, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन एक कंफर्म बात है, आज तक किसी भी व्यक्ति ने, ना तो उसको, जो आपका जन्म हुआ है लेकिन आपको जन्म का अनुभव नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध हो तो इस बात पर विचार करे और बताए कि क्या उसको अपने जन्म का अनुभव है। मृत्यु तो नहीं हुई आपकी अभी, लेकिन जन्म तो हो चुका, परंतु क्या आपको अपने जन्म का अनुभव है? किसी को है क्या जन्म का अनुभव? और यदि जन्म का अनुभव नहीं है, तो मृत्यु का अनुभव भी नहीं हो सकता। डॉक्टर राहुल। सर बिल्कुल मतलब सही बोला सर। जन्म की कोई भी वो नहीं रहती सर, जान मतलब एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं रहता, इसी टाइप से मौत का भी नहीं रहता। मतलब जन्म के पहले जैसी जिंदगी थी, मौत के बाद भी वैसी जिंदगी रहती है ना। तो जन्म के पहले अगर आपको कोई शिकायत नहीं है अपने आप से, तो मौत के बाद भी कोई शिकायत नहीं नहीं, रहेगी। अब ये स्टेटमेंट तो आपने निकाला, लेकिन ये बहुत सिंपल बात है कि हाँ आज सर। तक किसी को अपने जन्म का अनुभव नहीं है। हाँ सर। निशांत, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आ, मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? हाँ, आ रही, बोलिए। अभी जो अपन जो ये 4 पॉइंटों की चर्चा कर रहे हैं, डर, इच्छा, सुख, दुख, तो मुझे ऐसा लगता है कि चित्त में जो बातें पहुंचती है मन तक, हम्म। ये चारों चीज हम अक्सर अपने आसपास होते हुए देखते हैं। हम्म। तो ये सारी चीजें हमारे मन में इसी वजह से बनती है कि हमने ये देखा कि भाई अगर हम गलत तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो हम भिड़ जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर हमने सुख प्राप्त करना है तो पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ये जो है, ये
धीरे धीरे करके हमारे मन में संकलित होती हैं। ठीक है, तो ठीक, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। यही हाँ, चारों चीजें। जी बहुत बहुत बढ़िया। गीतिका जी आपका ने हाथ उठाया था, गीतिका जी जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार सबको। जी नमस्कार गीतिका जी। जी, मैं यही आपकी जो चारों इकट्ठे लिखी हुई हैं, हम्म। तो इसको देख के मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर हम इच्छा से मुक्त हो जाएं हम्म, तो हम भय से, सुख से, दुख से, सबसे मुक्त हो जाएं। क्योंकि हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि हमें डर ये है कि जो मेरा इच्छित है वो होगा कि नहीं होगा। और इच्छा पूरी हो गई तो सुखी हो गए, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी हो गए। तो अगर हम ये प्रयास करें कि हम इच्छाओं पे नियंत्रण कर सकें तो संभवतः डर, सुख और दुख से भी नियंत्रण पा सकेंगे। ऐसा जी हाँ। मैं अभी अभी देख के इसको, जो ये बहुत देर से है और चर्चा कहीं और जा रही थी, तो मैं इसी पे मनन करने लगी थी। तो हम्म। मुझे लगा कि इच्छा ही मूल है इन तीनों का। तो देखो, अभी इसीलिए अभी ऐसा हमें विचार आया मन में मेरे। इसीलिए हम इनको चारों को एक साथ रखा हुआ है हमने। और इच्छा को ग्रीन कलर से इसलिए लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इच्छा। और इच्छा का जो स्वरूप है वो जानकारी है। आपकी जो मेमोरी है उसी से इच्छा उत्पन्न होती है। यदि आपके जी पास मेमोरी नहीं है तो इच्छा नहीं होगी। मेमोरी का मतलब है कि अब मेमोरी में यदि आप उस जो अपने पुराने अनुभव से यदि आप मुक्त हो चुके हैं, आप उस अनुभव को पूर्ण जी। तरीके से जी चुके हैं, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा, आपकी इच्छा नहीं होने वाली। हम्म। तो यदि इससे इच्छा से मुक्ति का एक बहुत सिंपल तरीका है, आप देखिए, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता, हमारे साथ जितने लोग बैठे होंगे कोई नहीं सोचता कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं होती आपकी। बहुत कम लोग होंगे, एक आध यहाँ कोई हो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं होगी। हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि हम अंबानी बन जाएं। थ्योरेटिकली आप भले बोलते हैं अभी कि नहीं नहीं हमको लगता है कि बन जाए तो क्यों नहीं बनेंगे, लेकिन आप सोच लें यहाँ पर कि आपके मन में अंबानी बनने की भी इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब आपकी जानकारी स्पष्ट है कि आप अंबानी नहीं बन सकते, यू नो इट। तो जहां पर आपको संभावना दिखने लगती, तो अब आप यदि कोई भी चीज यदि आपके समक्ष उत्पन्न होती है और उसको आप पूर्णतः जी लीजिए। जैसे मान लीजिएगा ये आपको सुख की बात है, जैसे आप हम लोग जाते हैं कि एक तीर्थाटन पे गए या भ्रमण पर गए, पर्यटन पे गए, तो हम वहां जाके उसका पूरा आनंद नहीं लेते, हम वहां फुली इन्वॉल्व नहीं रहते और हमारे मन में अधूरा रह जाता है कि हमको दोबारा आना है। यदि आपके सामने एक कार निकल गई और आप देख लें कि ये कार मैं खरीद सकता, आप पूरे जब तक उसका निर्णय न ले लें तब तक उस शब्द से हटिए ही मत। अड़े रहिए कि कार खरीदना ही है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कार नहीं खरीद सकते, इच्छा खत्म हो जाएगी। आपको जो भी काम आपके मन में विचार उत्पन्न होता है इच्छा के संदर्भ में, उसको अंत समय तक उस पर उसी समय आप उस पर निर्णय करिए, आगे मत टालिए, कंप्लीट करिए उसको। आप देखेंगे कि इच्छा कम होने समाप्त हो जाती है। इस पर विचार करके देखिएगा। तो ये, और ये इस जो एक दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि इच्छा, डर, दुख, सुख, ये सब कुछ जो है ये आपकी जानकारी का परिणाम है। और जानकारी आपका जो है वो भूतकाल है आपका। तो यदि आप अनुभव को उसी समय पूरा जी लेते हैं, उस क्षण को पूरा जी लेते हैं और उस क्षण को याद, उसको स्मृति में नहीं रखते हैं आप, तो डर, भय, सुख, ये सब चीजों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो उस क्षण को पूरा जीना है। जब वो घटना हो रही है उस समय आपको किसी दूसरी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना, आप उस चीज में 100% इन्वॉल्व रहिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई बीमार हो रहा है आपके घर में, यदि आपने उसका भरपूर इलाज करा दिया, जो आप करा सकते थे तो सब करा दिया, तो आपको उसकी मृत्यु पर ज्यादा दुख नहीं होगा, एक कंफर्म बात है। मगर यदि आपने उसका इलाज कराते समय चूक गए, आप आपको जो करना था वो आपने नहीं किया, आप जो कर सकते थे वो नहीं किया, तो आप पूरी जिंदगी दुखी रहने वाले हैं। मुझे अपना अनुभव है, जिंदगी में जो भी काम मैं करता हूँ, मैं यदि मैंने उसमें पूरी कोशिश कर ली है तो फिर मैं उसके लिए परेशान नहीं रहता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं फुल ब्लडेड अटेम्प्ट। ये प्रैक्टिकल तरीके से बात कर रहे थे, चलिए इस पे आगे का हम आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये मेरे निर्णय का क्या आधार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और ये आपके जीवन को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। इसको मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने निर्णय लेने का आधार बताइए क्या है आपके। 5-7 लोगों को मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरे निर्णय का आधार क्या है। मैं जीवन में छोटी से लेके बड़ा कोई भी निर्णय किस आधार पर करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है
व्यवहारिक दृष्टि से आप बताएं कि आप कैसे निर्णय करते हैं। मैंने इस पर जो विचार किया है कि किसी भी चीज पर मैं जो निर्णय करता हूँ, मैं पहले ध्यान लगाता हूँ और फिर मैं आत्मा में उसको, आत्मा के अनुसार उसको निर्णय करता हूँ। और जब मैंने ये महसूस किया कि जब मैं उसको अपनी मन के हिसाब से अगर चलाता हूँ, निर्णय करता हूँ, तो वो मेरा निर्णय गलत होता है। लेकिन जब मैं आत्मचिंतन करता हूँ, तो आत्मचिंतन करने के बाद में जब मेरी आत्मा तीन चीजें उसमें फाइंड आउट करती हैं। एक तो शंका, और एक होता है एक शंका होती है, और एक होता है मेरे को लज्जा, और एक होता है भय। शंका, लज्जा, भय, अगर ये तीन चीजें आती हैं तो मैं उस काम को नहीं करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवानी नहीं बोल रहे, श्री शर्मा जी। सर, नमस्कार सर। मेरे निर्णय का आधार क्या होता है? तो सामान्यतः मेरे निर्णय का आधार जो अभी चार चीजें बताई गई है, डर, इच्छा, दुख और सुख, इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा कोई भी निर्णय है तो वो इन चार ही बिंदुओं का आकलन करते हुए ही मैं लेता हूँ। बिल्कुल सही बोला। और शिशिर जी, आपने एक प्रश्न में लिखा था कि अज्ञात भय नहीं होता है ना। मतलब आपने लिखा, इसका मतलब है कि अज्ञात का भय नहीं होता है। वास्तव में जो आप जानते हैं उस वो होगा कि नहीं होगा, वो तो अज्ञात रहता है। तो भय तो अज्ञात का ही रहता है, लेकिन जो आप जानते हैं उसके होने या नहीं होने का डर रहता है। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो जी। होगा कि नहीं होगा इसके कारण, यदि हो जाए तो फिर डर खत्म हो जाता है। हाँ, आप होगा या परि- ना होगा ये तो अज्ञात है। तो भय तो लेकिन अज्ञात में जैसा अभी रहता है। आपने बताया था कि जो नॉन चीजें हैं, हाँ अगर हमें जानकारी में है तो ही हाँ हमें भय होगा, हाँ जानकारी में नहीं है हाँ। तो वो भय नहीं होगा। तो जैसे तो मान इसीलिए लीजिएगा मतलब। कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण, कि आज आप एक बार ठंडे पानी से आपने नहाया या पानी में नहाया और आपको बुखार आ गया। शाम को नहाना पड़ा और बुखार आ गया। नेक्स्ट डे आप बरसात में गए और गीले हो गए, तो आपको लग जाएगा, मन में भय रहेगा कहीं बुखार ना आ जाए। आया ही नहीं, आया नहीं अभी, लेकिन आपको भय रहेगा कि मुझे बुखार ना आ जाए। ऐसे ही जी, होता है ना। बिल्कुल। ये तो भय तो अज्ञात होता है, लेकिन उसका आधार ज्ञात होता है। उसका कारण, क्योंकि मन में वो आपका पुराना अनुभव है, इसलिए भय हो रहा है। यदि मन में ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ होता तो नहीं। और अब ये अनुभव कोई जरूरी नहीं कि आपको ही हुआ हो, आपके माँ बाप ने आपको सिखाया हो, बहुत सारी तो इसलिए हमने बोला था कि लाखों साल की मेमोरी है वो आपकी। और ये मेमोरी जो है, ये कंटिन्यूअसली हम अपने एक जनरेशन से जनरेशन आपको फीड करते रहते हैं एक दूसरे से। बहुत सारी चीजें हमारे पास जो हम अनुभव खुद नहीं करते हैं, हमको हमारे माँ बाप सिखाते हैं, हमारा समाज सिखाता है, हमारी शिक्षा सिखाती है। वो जरूरी नहीं कि हम सारे अनुभव लें। जी राहुल, आप बिल्कुल। कुछ बोलना चाह रहे थे। राहुल। हाँ सर। हाँ सर, मतलब मेरे निर्णय का आधार यही है सर, जो एक्सपीरियंसेस हैं, और पास्ट एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस, और बस यही दो चीज हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज का ओके, डिसीजन लेते देखिए अब इसमें मैं बोल रहा हूँ, असली में आपने LIC का मोनोवाक्य सुना है? LIC का कोई बता सकता क्या है? जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी। नहीं नहीं, योग क्षेम वहाम में हम, ऐसा कुछ है ना, गीता अच्छा। का जो श्लोक है, योग क्षेम वहाम्यम, यही हमारे निर्णय का आधार है। हम अपने निर्णय में जब लेते हैं, कोई भी हम काम तब करते हैं या तो उससे मुझे मजा आना चाहिए, तब आप काम करेंगे। वही काम करते हैं जिसमें आपको मजा आएगा, या वो काम करते हैं जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली हो, या वो काम करते हैं जिससे आपको लाभ होना हो। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली हो, आपको मजा आने वाला हो, आपको लाभ होने वाला हो। प्रतिष्ठा बढ़ने का मतलब होता है कि कोई मेरे बारे में कोई क्या कहेगा। जो लज्जा की बात कह रहे थे नौकान जी, वो उसका मतलब है कि मेरे बारे में कोई क्या कहेगा। मतलब मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मेरे धन का प्रश्न है, मेरे मजे का प्रश्न है। तो इनमें तीनों में कब किस चीज को आप आगे बढ़ा लेते हैं नहीं मालूम। अलग अलग समय में कोई मजे को ज्यादा महत्व देता है निर्णय लेने में, कोई धन को महत्व देता है, कोई प्रतिष्ठा को देता है। ये तीन ही आधार है। मतलब मुझे क्या मिलेगा के अलावा आप और कोई आपका निर्णय का आधार नहीं है। मुझे क्या मिलेगा,
मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मुझे धन मिलेगा, मुझे मजा आएगा। इन तीनों के अलावा और कोई आधार नहीं है आपका निर्णय लेने का। इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज की तरफ से कोई पवन बोलना चाह रहे हैं कि? वो सर, एक तो आप इन जो कह रहे हैं, खुशी या मजा जो कह सकते हैं वो, और एक मेरा निर्णय लेने का आधार 2020 के बाद बदला, और वो हमेशा शायद मेरे साथ में अभी तक चल भी रहा है। अब मैं जिस भी चीज पर निर्णय लेता हूँ, तो एक तो पुराने एक्सपीरियंस को कभी आता ही नहीं माइंड में, और ना सोचता हूँ उनके बारे में। वो उस समय उस परिस्थिति में उस निर्णय से क्या सही होगा, या सब हित के सभी जो कि अभी इस परिस्थिति में निर्णय लेने से क्या सही होगा, बस वो निर्णय लेकर सोचता हूँ। वो आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, बाकी अभी इस परिस्थिति में सही क्या है वही निर्णय लेता हूँ। क्या है वो, मेरा प्रॉफिट है या नहीं है, मुझे वो उससे कभी कुछ सोचा नहीं, फर्क भी नहीं पड़ता है। चलिए बहुत दिमाग बढ़िया। में आता भी नहीं वो सब चीजें सर। चलिए बहुत 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 बढ़िया जगह, बढ़िया। अब हम आपको जो एक अगला एक स्लाइड को बहुत तेजी से चलाएंगे, उस पर आज मुझे लगता है नहीं होगा डिस्कशन। वो आखिरी स्लाइड थी जिस पे हम करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना जरूर चाहता हूँ। इस पर आप लोग सोचें, और अगले सत्र में हो पाएगी, समय निकल गया। मैं इसको जल्दी जल्दी आपको केवल स्लाइड को दिखाने वाला हूँ। अगली बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, वो है जगत। ये जो संसार है, ब्रह्मांड है, वो उसका आधार क्या है उस पर बात करेंगे। तो हम हमारी उत्पत्ति कैसे होती है उसको हम देखते हैं। माता और पिता, ये दोनों के मन में इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा ज्ञान से पैदा होती है। तो इन दोनों का मिलन होता है तो हमारा उदय होता है, हम पैदा होते हैं। माँ बाप की इच्छा, जो कि उनकी जानकारी के आधार पर है। ज्ञान, जो मेरा स्वरूप भी है, ज्ञान है, उससे फिर शरीर बनता है। ये पूरी की पूरी प्रकृति है। और इसके बाद हमारे शरीर में प्राण आते हैं, शरीर बनता है, मन बनता है। और ये कैसे बनता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता जा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा चित्र बन जाएगा तो हम जब हम अगले बार करेंगे तो इसको हम आपसे इसको पूरे को डिस्कशन करेंगे। ये एक पूरा का पूरा भारतीय दर्शन में हमारे टोटल डेवलपमेंट का चित्रण है। जगत जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, उसका स्वरूप मन कैसे बनता है, शरीर कैसे बनता है, ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है। इस पर हम अगले सत्र में विचार करेंगे। आपके सामने ये मैंने आज व्हाट्सएप पे डाला था, आप इस चित्र को वहां पर ध्यान से देख सकते हैं। आपको कहीं भी जो इसके संदर्भ में जो आप चाहें विचार करें, अपने मन से विचार करें, चित्र को आप समझें, और फिर उसके आधार पर हम लोग इस पर बात करेंगे। ये इस डिस्कशन का फिर हमारे पास मंत्रों को एक के बाद एक पढ़ने का काम चालू होगा। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है जो मैंने बनाया है, मैंने महसूस किया है उसके ढंग से। जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उन सबको मिला के सोच समझ के मैंने इसको बनाया है। इस पर अपन डिस्कशन करेंगे। बोले राहुल? यस सर। सर मुझे मैं आपने जैसा बोला था कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कुछ वो नहीं होता, मतलब कि उसे खाना खाना है क्या, वो नहीं। बट सर आपको मैं बताऊं कि कुछ रिफ्लेक्स होते हैं जो इनबॉर्न होते हैं। जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, एक होता है सकिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स सर ये होता है कि आप बच्चे के माउथ में कहीं भी टच करोगे तो बच्चा उस साइड अपना मुंह अपने आप टर्न कर लेता है। फिर एक सेकंड रिफ्लेक्स होता है। सेकंड रिफ्लेक्स होता है कि उसके होंठों में कहीं पे भी आप टच करोगे ऊपर ऊपर तो वो उस चीज को सक करने लगता है ऑटोमेटिक। और ऐसे ही एक मैरो रिफ्लेक्स होता है, मतलब जब बच्चा कहीं गिरने वाला हो ना तो ऑटोमेटिक उसके हाथ पैर ऐसे बेंड होते हैं ताकि वो गिरने से रुक सके। फिर इसी टाइप से एक नेक बेंड रिफ्लेक्स होता है। आप किसी भी टाइप की अनयूजुअल पोजीशन बच्चे की होती है तो बच्चा उसे करेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि अनयूजुअल पोजीशन की वजह से उसे कुछ हार्म ना हो। इसी टाइप से एक स्टेपिंग रिफ्लेक्स होता है। अगर बच्चा खड़ा हो रहा है ना तो जैसे उसके सोल हार्ड सरफेस पर टच होते हैं ऑटोमेटिक वो चलने लगता है। तो ये सारे रिफ्लेक्स आफ्टर ऑल ग्रास रिफ्लेक्स होता है। एक बच्चे की हथेली में जैसे ही आप कुछ रखोगे फटाक से वो पकड़ लेता है उसे।
तो इस सारे रिफ्लेक्स का सेंट्रल आइडिया यही निकलता है कि ये सारी चीजें उसे जिंदा रहने के लिए और उसके लिए फेवर करती हैं, भले उसे उसकी में वो है कि नहीं है। और कभी इस पे इसका विचार करना जो मैंने तो बोला था ये, और जो आप बोल रहे हो उसमें क्या अंतर है, इस पे विचार करना। क्या वो जानता है कि हाँ सर। उसको दूध पीना है? बाकी इसको आप अलग से विचार करिएगा। मैंने ये बोला था कि वो नहीं जानता है कि उसको दूध पीना है इस समय। उसकी माँ ही पिलाती है, वो ही कैन नॉट, उसको समझ में आता नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन दूध मांग नहीं सकता वो। हाँ सर, तो मांग तो नहीं सकता लेकिन वो पीने जरूर लगेगा जैसे ही वो टच हाँ, वो होता अलग है। बात है। वो तो आपने बोला ऑटोमेटिक, चाहे दूध पिलाओ, चाहे जहर पिलाओ, चाहे पानी पिलाओ, सब पी लेगा हाँ वो, है ना। सर, वो तो तो ऐसा, वो तो पी लेगा। वो तो तो ये दूध। सब चीजें सर। चलिए। हाँ, बोले शिवानी। शिवानी बोलिए। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन था। जैसे कि निर्मल मन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि निर्मल मन यानी कोई विचार नहीं रखना, बिना सोचे समझे, मतलब किसी की बात को समझना और उस पर प्रतिक्रिया देना। पर सर कई बार ऐसा होता है कि जब हम निर्मल मन से बोलते हैं या बिना सोचे समझे बोलते हैं तो कई गलतियां कर बैठते हैं। मतलब मैं बस बात करने का बोल रही हूँ। अब अभी इस पे निर्मल मन का मतलब गलतियां कर बैठते हैं, इस विषय पर आप और चिंतन करो थोड़ा सा हम्म। कि यदि आपके मन में कोई विचार नहीं है, है ना, जी। कोई विचार नहीं है, मतलब आप किसी को अच्छा और गलत नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, डिसीजन क्या लेंगे? जब आपको जानते नहीं तो आपको ये मालूम नहीं है कि आपके फेवर में होने वाला है कि आपके अगेंस्ट में होने वाला है, ये आपके मन में विचार नहीं है। तो उस समय जो जरूरी होगा वो करोगे आप, कि अपने फेवर में करोगे? आप अपने फेवर में बात तब करते हो जब आपके मन में कोई पहले से विचार बना हुआ है। यदि आपके मन में कोई विचार नहीं है कि आपको लाभ करने वाला है और आपको हानि करने वाला है, तो आप क्या करोगे जो उस समय जरूरी है? तो आपसे गलती कैसे होगी? गलती तो तब होती है जब आपके मन में किसी चीज के प्रति एक अटैचमेंट है, आप जो चीज करना चाहती हो जो नहीं होना चाहिए था वहां, तभी वो करेंगी। तो आपको जी कुछ सर। मालूम ही नहीं होने वाला, हानि लाभ होना नहीं है आपको, तो आप जी सही सर। बात करेंगी। जी तो सर। आपके पास आपका मन निर्मल नहीं है और गलती हुई है, तो निर्मल मन के कारण नहीं हुई, क्योंकि आपका मन यदि निर्मल होता तो आपको गलती कर ही नहीं सकते आप। जी सर। नुकसान हो जाना गलती नहीं है, आपका जी। नुकसान आपका लाभ होना गलती नहीं है। आपका लाभ होना आपका अच्छा काम नहीं है, आपका नुकसान होना गलती नहीं है। शिवानी विचार करना इस पर। जी सर। जी। नवकांत जी। हाँ सर, ये जो इसमें ज्ञान जो बच्चा पैदा होता है तो उसको नैमित्तिक ज्ञान होता है, जो जिसको जीव जो डॉक्टर साहब ने बताया, राहुल जी ने, कि जो नैमित्तिक ज्ञान होता है वो तो उसको ईश्वर प्रदत्त होता है। निंदा, भूख, प्यास, भय, निंदा, ये तो उसको नैमित्तिक ज्ञान ईश्वर प्रदान करके देता है और हर जीव को देता है। लेकिन मनुष्य होने के नाते हमको वैशेषिक ज्ञान हमको विशेष रूप से ग्रहण करना पड़ता है, वो आचार्यों से, ये गुरुओं से। ये नवकांत जी, ये जो विषय है, ये विषय जी। बड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है। और इसके पहले भी अभी जो डॉक्टर राहुल ने बात की, उसके पहले हम दूसरे और में हमारे कार्यक्रमों में बात हुई, डॉक्टरों से हुई है बात। बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि मुझे भूख लगी है, वो परेशानी महसूस करता है लेकिन वो ये बात नहीं समझ सकता कि उसको इस समय भूख लगी है। ये सर सर फैक्ट है। और ये इसके लिए सारे डॉक्टरों का मानना है हाँ कि नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो समझने लगता है कि मुझे, मैं चिल्लाता हूँ तो पेट भरता है और भूख लगी, तो वो रिलेशनशिप बनने में उसको 7 से 8 दिन लगते हैं। वो अपनी माँ को पहचानने में टाइम लगता है उसको। जिस दिन पैदा होता है उस दिन वो सब चीजें नहीं जानता, ये फैक्ट है। इसमें कोई लेकिन बहुत ज्यादा इसे डिस्कशन की बात नहीं है हमारे और आपके जीवन बीच में। देता है। जैसे भूख लगती है तो वो, जैसे बच्चा, जानवर का बच्चा भी जाता है, उसको चूसने के लिए कोई चीज, स्तन भी मिल जाता है तो वो उसको दूध पीता है। नहीं, वो तो एक ही चीज है, मतलब चूसने का तो हर चीज को चूस रहा है ना, बता रहे हैं, लकड़ी भी मुंह में डाल दोगे तो हाँ चूसने हाँ हाँ, लगेगा, नहीं, तो फिर वो उसको इतना उसको परफेक्ट ज्ञान नहीं नहीं होता है, बोलोगे आप। इतना ज्ञान उसका परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ। ये चीज तो उसको अनुभव में आती है। अब आप इसको कुछ भी ले सकते हो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल ने भी वही बात की थी, वही आप रिपीट कर रहे हो, कि मेरा जी कहना है कि वो शक करने की उसकी आदत है। शक करने का मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज के लिए कर रहा है, फिर डिमांड तो नहीं हुई ना, तो मिल्क की उसकी, उसके मुंह में आप कुछ भी डाल दोगे तो वो चूसेगा। भूख लगी हो तब भी चूसेगा, भूख नहीं लगी हो तब भी चूसेगा। ये मेरा कहना है। इस पे और विचार करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो अलग है ना। जी। हाँ, सुधीर पांडे जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्तिगत आदमी का जो ईगो होता है, आदमी का हम्म। ईगो, हालांकि ईगो भी आपकी जानकारी पर कहीं ना कहीं आधारित रहता है,
उससे परे जाके जब कभी कोई स्थिति रहती है तब वो निर्मल मन की स्थिति बनती है। जी हाँ, मतलब सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, निर्मल मन की स्थिति में आपका ईगो 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 नहीं रहता, इसको सही बोल रहे हैं, हम आपको जो कहते हैं वो उससे परे जाके ही आप। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उसी उसी की बात है, आपको जो भी शब्दों का उपयोग करना, निर्मल का मन का, मैं जो है, जो ईगो कहलाता है, वह आपके विचारों का ही संकलन है। जी जी। जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि निर्मल मन और खुला मन में थोड़ा सा अंतर एक बार फिर से कहेंगे क्या? इसमें मैं काफी विचार कर रही हूँ, तो हम्म। थोड़ा अभी क्लैरिटी जी, की कमी हो रही बिल्कुल सही बोल रही हैं मैडम, इस पे हम फिर से बताना चाहेंगे आपको, आपने चाहा तो एक बार फिर से बोलते हैं। खुलापन हम भौतिक जगत में तो जानते हैं कि खुलापन क्या होता है। है। जी जी। खुलापन मतलब मोर स्पेस, है ना, जहां पर जगह आने में जाए। तो फिजिकल चीजें होती हैं, तो यदि छोटे स्थान पर बहुत सारी चीजों को हम रख लें तो वहां पर कंजेशन पैदा हो जाता है। मन असली में कोई ऐसा स्पेस टाइप की जगह नहीं है कि एक कमरे टाइप का, ऐसा तो मन है नहीं, है ना। मन विचारों का संकलन है। तो वो जो विचार हैं बहुत सारे, यदि वो उनसे आपका अटैचमेंट बढ़ गया है, उनसे आप जुड़ गए हैं, तो आपके मन में नए विचारों को घुसने में दिक्कत होगी। तो उन विचारों को यदि आप छोड़ दें, उनको उनसे अलग हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं खुला मन। और वही यदि आप विचारों से जुड़े नहीं है, तो वो है निर्मल मन। तो जो हम मन ऐसा कह सकते हैं कि अगर मन निर्मल होगा, जो तो निर्मल खुलापन मन है आएगा वही ही, खुला मन है। वही खुला मन है, वही खुला मन है, जो वही निर्मल खुला है मन वही है, खुला मन है। वही जी खुला मन है। जी। और ये जो विचार हैं, अब असली में विचार आपके पास जो हैं, विचार समाप्त नहीं होने वाले हैं, लेकिन विचार से आपका जो जोड़ जोड़ है, वो आपको अंडरस्टैंड लगाव हो कम गया, करना है। तो फिर अंतर पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट, कि आप क्या सोच रहे हैं। यदि आपने सोचा है कि मनोहर दुबे को सुबह उठना अच्छा लगता है और गीतिका जी को 10 बजे सोकर उठना अच्छा लगता है, तो गीतिका जी अच्छी हैं या मनोहर दुबे अच्छे हैं, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। गीतिका जी को 10 बजे सोकर उठना अच्छा लग रहा है, मनोहर दुबे को सुबह 6 बजे अच्छा लग रहा है। इसके आधार पर मैं बोलने लगूं कि गीतिका जी गड़बड़ है, मनोहर दुबे अच्छे हैं, ऐसा नहीं। ये दो अपनी अपनी, आपका अनुभव है कि आपको 10 बजे उठना कंफर्टेबल लगता है, मुझे सुबह 6 बजे उठ लगता है। यदि आपके काम ठीक चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने रात में कितने बजे तक काम किया था, मुझे क्या मालूम। मैं कब सोया था, मुझे क्या, आपको क्या मालूम। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, छोटे छोटे, जिनको हम मानने लगते हैं, इसके आधार पे हम व्यक्ति का निर्णय करने लगते हैं। ये तो जजमेंटल हो गया। हाँ, तो ये यही तो अटैचमेंट है, कि आपका अपने विचार को सही मानना, अपने व्यवहार को सही मानना, दूसरे के को गलत मानना, ये इससे मुक्त हो जाएं आप। तो सही और गलत, जिस दिन आपका उठने से आप बीमार पड़ने लगे, यदि आप उठ के बीमार पड़ रही हैं, आपके सोने से आपका वजन बढ़ रहा है, तो आपका सोना गलत है 10 बजे तक। यदि आपके 10 बजे सो के उठने के बाद वजन नहीं बढ़ रहा है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपकी आपका दिनचर्या ठीक है, आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, तो क्या दिक्कत, नहीं। और यदि इससे हाँ समस्या उत्पन्न हो बिल्कुल। रही है, तो चाहे जो कुछ भी हो, हम्म, ऐसा। जी थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया प्रश्न था आपका। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम हरिओम तत्सत करते हैं आज के कार्यक्रम का। नमस्कार सभी को, आप सबने सुना इतनी देर तक, मुझे धन्यवाद।